नमस्कार दोस्तों, हम कहानियों की बातें कर रहे थे और इससे पहले कि मैं विधिवत शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैं कुछ हद तक अपने को साहित्य में आउटसाइडर मानती हूँ और इसलिए भी, केवल इसीलिए नहीं, मैंने इतिहास की इतनी लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि बनाई। इतिहास में अपनी तालीम की, इतिहास मेरा विषय है, किस तरह मैं उससे जुड़ी, किन स्तरों पर जुड़ी और किन किन तरहों पर, किन किन तरहों से और किन किन जगहों पर मेरी पढ़ाई हुई, मेरी शिक्षा हुई, उसकी लंबी कथा के साथ साथ विषय जो मैंने चुना इतिहास के भीतर, उसकी भी कथा, कुछ उसके भीतर की जो चल रही हिस्टोरियोग्राफी है उसकी कथा। लेकिन अगर हम वापस लौटें आउटसाइडर शब्द पे, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी साहित्य में बहुत गहरी रुचि रही। हाई स्कूल से ही डायरी में कविताएं लिखना वगैरह वगैरह, वो डायरी नहीं मिल रही है, वो एक अलग किस्सा है, ये शायद मैंने पहले भी कहा है। खैर, तो और मुझे ये लगता है कि साहित्य जो है उसको अमूमन हम मानते हैं कि विज्ञान से कहीं कम शक्तिशाली, उसका रेंज है, उसका स्कोप है, उसकी परिधि है, उसका दायरा है, उसकी ताकत है। लेकिन साहित्य की बहुत शक्ति है, उसके पास बहुत क्षमता है। हम चूँकि एक बहुत विकासशील देश हैं, इसलिए हम अपने साहित्य को उस तरह से नहीं हर कहीं रेखांकित कर पाते जिस तरह से फ़िलहाल हम विज्ञान को कर पाते हैं। हमें नौकरियां बहुत चाहिए होती हैं। ये सब मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि ये एक सतत बहस है और साइंस पढ़ने वालों को नौकरियां जल्दी मिलती हैं, तरह तरह की नौकरियां मिलती हैं और इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको केंद्र में रख के, अभी मैंने एक कहानी साझा की थी, अभी कल 24 मई को वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिक डे था, स्किज़ोफ्रेनिया डे, नॉट स्किज़ोफ्रेनिक बट स्किज़ोफ्रेनिया डे। और एग्जैक्टली उसकी जो नायिका है वो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित नहीं है, वो केवल मानसिक रूप से थोड़ी असंतुलित जैसी दिखाई गई है। हो सकता है कि ना भी हो, ये संकेत भी कहानीकार ने उस कहानी में दिया है। बहरहाल, तो मनोभाव और मनोविज्ञान मुझे लगता है कि हम सबको रिझाते हैं, उन सब के लिए ये बहुत बड़ा विषय होता है जो साहित्य रचते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा न कहते हुए भी, क्योंकि साहित्य में बहुत सी बातें हैं, साहित्य में भी मैं साहित्य की राजनीति पर भी कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि हम एक बहुत राजनीतिक समय में हैं। कोरोना काल में ये राजनीति अपने आप को बढ़ चढ़ के दिखा रही है। उससे पहले भी, बल्कि कोरोना से पहले जब नागरिकता वाली बात आई थी, नागरिकता की लड़ाई, जब ये नागरिकता का नया रजिस्टर बनना शुरू हुआ था, उस वक्त भी और साहित्य ने उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो साहित्य की राजनीतिक भूमिका तो है ही है, लेकिन हम पहुँचेंगे वहाँ। पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने आउटसाइडर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। फॉर्मल तालीम, और हो सकता है कि मेरे पास वो टेक्निकल टर्म्स नहीं हो, हालांकि इतिहास में भी बहुत सी थियोरी है जो एक जैसी है, लेकिन फिर भी अब जैसे जेंडर स्टडीज़ मेरा उस तरह से विषय नहीं रहा, तो हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा उसके टेक्निकल टर्म्स न जानती हूँ, या मतलब साहित्य में संरचनावाद की किन तरहों से व्याख्या है, साहित्य में विखंडनवाद, देरिदा की कैसी व्याख्या है, मैं नहीं जानती हूँ। उससे हमें बहुत ज़्यादा सरोकार भी नहीं है, लेकिन जानना चाहिए। मतलब हम जब एक कहानी को भीतर से जानना चाहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि बहुत बड़े पंडित इसको कैसे कैसे विश्लेषित करेंगे। बहरहाल, ये केवल समझने की कोशिश है, आलोचना को भी और उससे संवाद करने की। आउटसाइडर शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए भी किया क्योंकि मेरे प्रिय लेखकों में अल्बेर काम्यू हैं, और उनका जो उपन्यास है आउटसाइडर मैंने पढ़ा, जिसका कहीं कहीं स्ट्रेंजर भी जिसको लिखा गया है, बहुत खूबसूरत उपन्यास है। ज़िंदगी की बहुत कड़वी कटु सच्चाइयों से शुरू होकर वो बहुत वास्तविक अंत को भी प्राप्त करता है, उसका प्लॉट। लेकिन एक बात बहुत दिलचस्प है काम्यू के विषय में कि उनका एक दूसरा उपन्यास है अ हैप्पी डेथ, जो भी मैंने पढ़ा, और ये उनकी मृत्यु के बाद, एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। हम सब जानते हैं कि काम्यू फ्रेंच अल्जीरिया के लेखक थे, और
अस्तित्ववाद या जो कुछ भी उनका वो है स्कूल, उसको अगर हम एक सेकंड के लिए नज़रअंदाज भी कर दें तो बावजूद इसके कि वो माँ की मृत्यु से शुरू होती है, एक पेरेंट की मृत्यु से, और कहाँ कहाँ नहीं भटकती है, अरब उसमें भी वो पहुँचती है, लेकिन वो एक बहुत समृद्ध करने वाली कृति है। काम्यू पर मुझे ज़्यादा नहीं कहना सिवाय इसके कि मेरी फेवरेट कृति हैप्पी डेथ है, क्योंकि मुझे वो बहुत ईमानदार लगी। उसमें उस आदमी का जो लड़कियों के प्रति अनुराग है, जो उसकी आसक्ति है, वो सबसे ज़्यादा मुझे उभर कर नज़र आई। और शायद इन्हीं कारणों से काम्यू ने उन्हें अपने जीवन काल में उसको नहीं प्रकाशित करवाया हो। लेकिन खैर, अजनबी और स्ट्रेंजर का तो मतलब अजनबी ही उसका नाम है, उसका अनुवाद भी हो चुका हिंदी में। मुझे लगता है कि राजेंद्र यादव जी ने ही किया। हिंदी के बहुत चर्चित नाम, हिंदी के डॉन कहे जाने वाले राजेंद्र यादव का यूं भी जिक्र आ गया, वरना मैं ये कहने वाली थी कि चूँकि मैं आउटसाइडर हूँ, इसलिए बहुत से नाम हो सकता है, बहुत से विषयों पे मुझसे छूट जाए, मुझे पता ना हो। और ये जो है ना, ये कोशिश है कि मैं भी उसको बेहतर समझूं, आप भी मुझे बताएं और आप भी बेहतर समझें कि क्या लिखा जा रहा है, क्या हमारे समय के सरोकार हैं। मैंने विषय चुना था समकालीन साहित्य के सरोकार, और फिर मेरी इच्छा हुई कि उसको मैं संकलित करके अपनी बातों को रख लूँ आवाज़ के ही माध्यम में। तो राजेंद्र यादव की अनेकों कृतियां हैं। सबसे पहले तो मन्नू जी के साथ उनका जो उपन्यास है, मन्नू भंडारी भी मेरी प्रिय लेखिका है। उनकी सबसे ज़्यादा चर्चित कृति जिस पे फिल्म भी बनी, मन्नू भंडारी उनकी पत्नी रही, जिस पे फिल्म भी बनी, यही सच है, जिसका वो बहुत प्रसिद्ध गीत है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। खैर, हम उसे गुनगुनाते बड़े हुए। लेकिन मन्नू जी की एक और दूसरी बहुत प्यारी कहानी है, बल्कि दो मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं, एक त्रिशंकु और एक शेरा बाबू। अद्भुत, दोनों ही पुरुषों के साथ टकराहट की कहानियाँ हैं। मुझे लगता है कि स्त्री का स्वर उनमें जिस तरह उभरा है, आजकल की कम कहानियों में उभर रहा है। बहरहाल, और वो कहानियाँ उस तरह से आजकल की कहानियों की तरह बहुत ज़्यादा घटना प्रधान या उसके इर्द गिर्द नहीं लिखी जा रही घटनाओं के, वो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की कहानियाँ हैं। ये दो, जहाँ तक मुझे याद है, त्रिशंकु पिता के साथ बहस की और शेरा बाबू का चरित्र चित्रण है। लेकिन राजेंद्र यादव पे वापस लौटते हुए, हंस के बहुत समय तक संपादक रहे। हंस की उन्होंने पुनर्स्थापना की, बहुतों को छापा, बहुतों को प्रोत्साहित किया। मैं भी उनमें से हूँ, मुझे भी उनका स्नेह मिला। एक बार जब मैं आखिरी बार हंस के दफ्तर गई थी, तो उन्होंने यही गीत मुझे बोलकर सुनाया था कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। अभी फिर हंस में कहानी भेजने की तैयारी कर रही हूँ, तो इरशाद है सर। तो आपकी अनेकों कहानियाँ बहुत उम्दा हैं, कितनी ही रचनाएं। लेकिन एक तो सबसे पहले जो साझा उपन्यास है आपका और मन्नू जी का, 1 इंच मुस्कान, वो मुझे बहुत पसंद है, उसकी मैं कायल हूँ। उपन्यास 2-3 और मुझे आपके साथ साझा करने हैं, लेकिन अंत में पहले अब मैं बॉस की कहानियों पे आऊँगी। और एक कहानी अगर मुझे चुननी हो तो वो मैं चुनूँगी जहाँ लक्ष्मी कैद है। और दोस्तों, इसका भी, इस कहानी को पूरा करने का एक हिस्सा, मत पूरा करने इन द सेंस कि पूरा पढ़ने का, मैंने इसको हाई स्कूल में पढ़ा था, और जिस किताब में मैंने पढ़ा था उसके या तो आखिरी कुछ पन्ने दीमक खा गया था या किसी ने फाड़ लिया था, तो अंत से मैं वंचित थी, और अंत मुझे अब जाकर मिला। अभी जब मैं यहाँ एक कॉलेज में पढ़ा रही थी, तो उस सिलसिले में ये कन्फेशन है। लेकिन उस कहानी की मैं कायल हूँ। उसके स्त्री चित्रण पर हम बहुत बहस कर सकते हैं। मेरे जैसी घोर स्त्रीवादी दृष्टि रखने की का दावा करने वाली, खुद को नहीं कह रही हूँ कि मैं, मेरे जैसी घोर स्त्रीवादी भी, लेकिन स्त्रीवादी दृष्टि रखने का दावा करने वाली लेखिका भी उस कहानी की कायल हो गई। उसमें एक रोमान भी है, उसमें एक टॉर्चर है, और उसमें एक बहुत बड़ा रोमान है कि किस तरह से वो घर में कैद एक लड़की को भगा ले जाने के भाव से
आंदोलित होता है और सोचता है कि क्या मतलब ऐसा क्या होगा इन लड़कियों का। और उसमें भी पंडितों के और अच्छे बुरे दिनों की, शकुन और अपशकुन की बहुत सी बातें हैं। तो राजेंद्र यादव ने बहुत सी क्रांतियाँ की इस तरह की, बहुत से उनकी विचारधाराएं बहुत क्रांतिकारी थी। तो एक वो हमारे पुरोधा हैं, लेकिन कहानियों की बात होती है तो एक बार उनकी बात बनती है। और एक कहानी और एक कहानीकार मैं और याद करना चाहती हूँ जिनको, वो है कमलेश्वर। उनकी कहानी राजा निर्बंसिया। अब वो कहानी मैं अभी नहीं सुनाऊंगी, लेकिन वो भी क्रांतिकारी कहानी है बांझ वाली समस्या पे। और थीम वाइज अगर हम बात करें तो मुझे याद आ गई है जितेंद्र श्रीवास्तव जी की कविता सोन मछली या सोन चिरैया, जिसमें ये वर्णन है एक बांझ स्त्री के दर्द का कि बाघ भी उसे नहीं खाता, सांप उसे नहीं डसता, उसे पाताल लोक में उसे जगह नहीं मिलती, और एक दूसरा पुरुष उसे स्वीकार लेता है और फिर वो 8 बच्चों की माँ बनती है। इस कथा का, इस लोक कथा का या बुनी हुई ये कथा का काव्यात्मक वर्णन है जितेंद्र श्रीवास्तव जी की उस कविता में। राजा निर्बंसिया में बहुत खूबसूरत वो कहानी, जितनी प्लॉट है उससे ज़्यादा उसका चित्रण है, वर्णन है। तो कमलेश्वर इतने बड़े लेखक, एक स्त्री जो अपने पति से संतानोत्पत्ति नहीं कर पा रही है, उसके घायल और जख्मी हो जाने के बाद किस तरह कंपाउंडर के साथ हम बिस्तर होकर बच्चा पैदा कर लेती है, वह आदमी इस बात को जानता है और उसका क्या मनोविज्ञान है, बहुत सुंदर चित्रण है। अभी इस थीम पर एक कहानी पुरस्कृत हुई जो भी राजनैतिक कहानी थी, दिव्या शुक्ला जी की। मैं उस कहानी का नाम भूल रही हूँ, लेकिन उस कहानी में भी यही है कि किस तरह से एक ठाकुर परिवार का बड़ा लड़का अपनी पत्नी को बिल्कुल त्यागे हुए है कि हम तो राजनीति करेंगे, और वो उसके सास ससुर बहुत कोशिश कर रहे हैं, तीर्थ पे जाते हैं, पंडित को घर आने की इजाज़त है, बहू पंडित के साथ हम बिस्तर होती है, संतानोत्पत्ति करती है, घर में दिए जलते हैं घी के और नगाड़े बजते हैं। तो इस तरह की बातें। तो राजा निर्बंसिया का शीर्षक जो है ये भी आज के राजनीतिक माहौल में लगता था कि उस पर फिट हो गया है। बहरहाल ये कुछ कहानियाँ हमारे पुरोधाओं की जो आज के समय से भी संवाद करती चलती हैं। और अभी अभी मैंने एक कहानी लिखी है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पे और बहुत सी बातों पे, वो भेज रखी है मैंने जानकी पुल में, वो जल्दी ही आएगी। बहरहाल ये फिर से अपनी एक कहानी की मैंने बात की, और मुझे याद आया कि विकास यात्रा की कहानियों की जब मैं बात कर रही थी तो मैं भूल गई थी कई एक नाम छूट गया, लेकिन एक जो मैं लेना चाहती हूँ, प्रभात रंजन जी की जानकी पुल, जो पुरस्कृत हुई थी और जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीतामढ़ी शहर में एक पुल के निर्माण पर जो शायद अब तक नहीं बना है, लेकिन उसमें भी विकास यात्रा बहुत अच्छी दिखाई गई है। उनकी एक और कहानी है लाइटर बूथ कैप्चरिंग पे, जो मुझे बहुत पसंद है। प्रभात रंजन जी के उस संग्रह पे, वो संग्रह मेरे दूसरे कहानी संग्रह के साथ आया था, मेरा दूसरा कहानी संग्रह कसाई कोहिनूर, ये दोनों ज्ञानपीठ के साथ एक युवा सेट में आए थे, ज्ञानपीठ प्रकाशन से। और उस संग्रह पे प्रभात रंजन जी के मैंने बहुत विस्तार से लिखा है। युवा रचनाशीलता नाम की एक संस्था के लिए, एक पत्रिका या किताब के लिए, जिसमें राजीव कार्तिकेय और अजहर और सुशील कुसुमाकर जी थे। उन्होंने लंबा साक्षात्कार भी लिखवाया मुझसे। तो खैर देखिए अब कब तक वो आ पाता है। वो एकमात्र मेरे जीवन का साक्षात्कार है जिसको मैंने बैठ के टाइप किया, और बहुत इंतज़ार है कि प्रभात रंजन जी पर भी वो कब आए। और भी मतलब मेरी भी किताबों पे समीक्षाएं लिख के तैयार हैं, पता नहीं क्यों नहीं किताब आ रही है। तो शुभकामनाएं हैं उनको कि अगले पुस्तक मेले तक वो कुछ ले आएँ, साहित्य की कुछ प्रकाशनाधीन अंदरूनी बातें। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम कहानियों से आगे बढ़ें और कविताओं तक पहुँचे, और एक चीज़ हमें जोड़ रही है वो है हमारे समय का राजनीतिक माहौल, तो कविताएं अत्यधिक रूप से राजनीतिक ढंग से मुखर हुई हैं, मैं ये कहूँगी। और कुछ हद तक मतलब
फांसीवाद का विरोध करती बहुत सी कविताएं बहुत लोकप्रिय हुई इस बीच। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विरोध करती कविताएं बहुत लोकप्रिय हुई इस बीच। और इस तरह के कुछ एक नाम जो मैं लेना चाहूँगी, बहुत युवा कुछ लोग, जिनमें 2 नाम जो बहुत पुरस्कृत हुए भारत भूषण अग्रवाल से, अदनान काफिल दरवेश और विहाग वैभव। और मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेंड है। और बहुत से वरिष्ठ कवियों ने बहुत सी राजनीतिक कविताएं इस बीच लिखी जो खुलेआम एक राजनीतिक पथ का, एक राजनीतिक कट्टरवाद का, एक राजनीतिक भगवा मुहिम का विरोध करती हुई कविताएं हैं। मदन कश्यप ने और मंगलेश डबराल ने और भी बहुत से लोग हैं, अशोक वाजपेयी ने, अभी जो हाल में उनकी कविताएं मैंने सुनी उसमें कोरोना से प्रभावित पृथ्वी के मंगल कामना की कविताएं, जीवन के बचे रहने की कविताएं कि हम राजनीतिक टकराहट में ख़त्म ही ना हो जाएं। लेकिन मदन कश्यप जी की कुछ पंक्तियाँ ये हैं, बहुत प्रिय कवि हैं मेरे, उनकी जो हममुराबी और बेबीलोन वगैरह पे जो कविताएं हैं, नीम रोशनी में संग्रह से अद्भुत हैं। और भी उनकी अभी जो हाल में किताब आई है पंसोखा है इंद्रधनुष, उसमें भी बहुत सी कविताएं, 30 तसी तलवार पर उनकी कविता बहुत खूबसूरत कविताएं हैं। और 2 पंक्तियाँ उनकी जो हो सकता है कि थोड़ा इससे फ़र्क हो, लेकिन उनका भाव कुछ इस तरह से है कि हमारे जो 2 राजनीतिक खेमे हैं उनमें अंतर ये है कि एक हत्या के लिए राजनीति करता है और दूसरा राजनीति के लिए हत्या। तो ये बातें शायद उन्होंने इसलिए भी कही हो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे पक्ष से भी बहुत डिसल्यूशन्ड रहते हैं, और उनमें मैं भी कुछ हद तक शामिल हूँ। मेरा कोई भगवा अफिलिएशन तो छोड़िए, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप कैसे रख सकते हैं जबकि ये लोग इतने उन्मादी हैं कि किसी इंसान को पकड़ के धर्म के नाम पर लिंच कर दें। अभी सो साधु की, अब लिंगायत साधु की हत्या हो रही है, अब एक कौम के लोग दूसरे कौम के लोगों को मार रहे थे, अब एक कौम के लोग अपने ही कौम के लोगों को मार रहे हैं। तो पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हम अंगुलीमाल के समय में वापस लौट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ तो सार्थक ढंग से कविता मुखर हुई है राजनीतिक स्तर पर, लेकिन कुछ निरर्थक ढंग से भी। इतनी राजनीतिक कविताएं, इतनी राजनीतिक कविताएं, एक तो उनमें वाद भी है, कुछ मार्क्सवादी हैं, उनको उसके आगे दिखता ही नहीं है, कुछ एक खेमे के सपोर्टर्स हैं। मैं बहुत खुल के कह रही हूँ दोस्तों, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं वो रिस्क उठा रही हूँ। मैंने एक बहुत नामी पत्रकार का अभी P2C देखा अपने घर से, इनफॉर्मल वाला, इस तरह का मैसेज या लाइव कि ये बात नहीं है कि ट्रेन अब क्यों चल रही है, बात ये है कि ट्रेन रुकी ही क्यों, है ना, कि लॉकडाउन हुआ ही क्यों, क्या मेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए। तो इसके जवाब में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि और मेरे जैसे लोगों को भी बचाने के लिए, है ना। मेरे पास मतलब कोई बहुत विस्तृत परिवार नहीं है, मेरी बहुत सी कविताएं हैं जो हृदय भग्न की हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे जीवन से प्यार नहीं है। तो आप दिहाड़ी मजदूरों को ठीक से एक जगह रोकने की कोशिश करते हैं, इस पर सरकार की भरपूर निंदा की जा सकती है। इस पर भी अनंत कविताएं लिखी गई, संजय कुंदन जी की कविता तो इस पर मतलब हिट हो गई, जा रहे हैं हम, उस पर कितने वीडियो भी बन गए, और भी कितनी कविताएं विष्णु नागर जी की बहुत से एक्टिविस्ट पे और भी बहुत सी कविताएं हैं जिन पर भी जाने अनजाने तो नहीं, लेकिन सोची समझी नीति की तरह, जिन पर भी मतलब और सही और गलत भी नहीं, गलत केवल शिकायत करने पर सरकारी मनोरोग का इल्ज़ाम लग गया। तो ये बहुत पुराना मेथड है लोगों को चुप करने का, लोगों को बंद करने का, नज़र बंद करने का। खैर, हिरासत से लेके हाउस अरेस्ट तक तो हमारा समय ही बहुत राजनीतिक है। अभी जब कश्मीर से वो धारा, स्पेशल स्टेटस की धारा हटी, तो उमर अब्दुल्ला वगैरह सब हाउस अरेस्ट में इतने समय तक रहे। हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, उस पर लिखा जा सकता है, उस पर कहानी भी लिखी जा सकती है, उस पर हमारी जो बहुत प्रबुद्ध लेखिका है, मेरी प्रिय लेखिका हैं चंद्रकांता जी, उनकी कश्मीर पे अनेकों कहानियाँ हैं और वो कश्मीर की स्थिति को बहुत अच्छा बयान करती हैं। इसका एक दूसरा पक्ष भी है, बहुत से लोग हैं जो वो कर रहे हैं। मेरे जैसा आउटसाइडर अगेन भी अटेम्प्ट कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि बात ये थी कि अब कोई भी कश्मीर में जाकर ज़मीन
ख़रीद सकता है। तो इसे हम सब रिलेट करते हैं। मैं ख़ास करके रिलेट करती हूँ क्योंकि मैंने विदेश में एक लंबे समय तक रीसेटल होने की कोशिश की और बहुत संघर्ष किया क्योंकि मेरा वीज़ा स्टेटस ही रिन्यू नहीं हो रहा था। तो उस पे आप एक घर क्या ख़रीदना, मतलब आप एक गाड़ी तक नहीं ढंग से ख़रीद सकते हैं। मैं वहाँ गाड़ी चलाने में समर्थ पाती हूँ खुद को, यहाँ असमर्थ पाती हूँ भीड़ की वजह से। तो खैर, तो कविताओं में बहुत सी बातें आ गई दोस्तों, और भी बातें हैं, जैसे मंगलेश जी का भी मैंने नाम लिया, उनकी अनंत कविताएं हैं। पहाड़ पर लालटेन ही नहीं, बहुत सी कविताएं हैं। एक जो जर्मनी की लाइब्रेरी में लगी है, शिकार शीर्षक, मुझे बहुत पसंद है कि आदमी की खाल में आदमी कर सकता है आदमी का शिकार, है ना। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं। और पर्यावरण पर कविताओं की भरमार है, सूखती नदियों पर। मतलब अनामिका दी की 2 पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि नमस्कार नदियों, कुछ दुबली लगती हो, ठीक तो है, ठीक तो हो, स्वास्थ्य ठीक तो है, वगैरह वगैरह। तो अनामिका दी, मुझे लगता है उन्होंने स्त्री कविता को इस तरह से स्थापित किया कि उससे पहले शायद ही और कोई नाम हो। एक सुधा अरोड़ा जी की कुछ कविताएं मुझे ध्यान आ रही हैं जो अकेली स्त्री के त्रास पे हैं कि धूप जा चुकी है वगैरह वाली जो उनकी कविताएं हैं, बहुत करुण वर्णन है। और आज भूमंडलीकरण के समय में यह यथार्थ बहुत करुण हो जाता है। बहरहाल, मैं स्त्री कविता के बारे में थोड़ा सा और कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे तो मैं एक एक पंक्ति सबकी कह सकती हूँ कि बहुत अच्छी कविताएं हैं, बहुत अच्छी। मतलब आप अनामिका दी को ही पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ते ही चले जाते हैं, चाहे वो गलत पते की चिट्ठी हो या दूबधान हो या कोई भी संग्रह हो। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर स्त्री कविता का स्वर डिफेंसिव है। वो टॉलरेंस के बारे में है, वो इस बात को परिभाषित करने के बारे में है कि स्त्री क्या है या स्त्री की आवाज़ क्या है, स्त्री ने किस तरह से अपना तिनका तिनका जोड़कर अपना नीड़ जो है वो बनाया है, बचा। ये अपनी बात नहीं है कवियत्रियों की, समाज की स्त्रियों की बात है। और यही पितृसत्ता के साथ की लड़ाई है स्त्रियों की, जो स्त्री कविता में दिखाई देती है बहुत ज़्यादा। ये मुझे लगता है बावजूद इसके बहुत विरोध, बहुत दमखम और बहुत ओज से भरी हुई कविताएं भी हैं। ओज शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वह ओज जो केदारनाथ सिंह की बाघ शीर्षक कविताओं में दिखता है, चाहे वह साहित्य की ही राजनीति ना कहें, साहित्य की ही परतों को खंगालने की बात हो, पर्यावरण तो है ही है, जब बाघ का बिंब है, लेकिन बिंब के भीतर अगर हम उतर जाएं, मान लीजिए ज़िद करके, तो हम उसमें बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत सी बातें हैं। नीलेश रघुवंशी जी की बहुत सी कविताएं हैं, मतलब नीलेश रघुवंशी जी बहुत लोकप्रिय हैं। एक मुझे जो बहुत याद आती है कि सुंदरियों तुम इन कार्यक्रमों में जाना छोड़ दो। बहुत से ऐसे आयोजन होते हैं जो एक ख़ास वाद, एक ख़ास व्यक्ति, एक ख़ास मत के समर्थन में, एक ख़ास किस्म का वोट डाल देने के लिए लगता है कि किए जाते हैं किसी के सम्मान में, और जहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि मतलब साहित्य का लोकतंत्र अनुपस्थित है। मैं बहुत खुल के कहूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि साहित्य का जो फेयरनेस है वो अनुपस्थित है। बहुत सी और अच्छी बातें हैं करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जो मेरे द्वंद्व हैं, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा, जो मैंने जिया, जो मैं जी रही हूँ, उसकी भी बात करूँ। और बहुत सी कवयित्रियाँ हैं, गगन गिल की बहुत सी कविताएं मुझे बहुत पसंद है। निर्मला पुतुल तो बहुत लोकप्रिय है कि बाहर नेम प्लेट पे स्त्री का नाम क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। कात्यायनी मेरी प्रिय कवयित्रियों में से हैं। उनकी एक कविता, मतलब उनकी अनेकों कविताएं हैं जो बहुत, लेकिन एक चंपा को लेके हम सब ने लिखा है ना। एक मेरी भी कविता है कि ऐसे जैसे चंपा फूली है पहली बार, एक प्रेम कविता है। लेकिन
उसमें थोड़ा-सा जनसंख्या की बात भी आ जाती है, पर्यावरण की बात भी आ जाती है। और जब हम ये कह रहे हैं तो मैं धृष्टता करती हूँ कि एक बार अपनी उस कहानी की भी चर्चा कर दूँ। बड़े नक्शे में छोटा शहर, जिसकी मैंने पिछली बार चर्चा की थी और केवल ये कहा था कि वो जनसंख्या की बात करते-करते रुक सी जाती है, लेकिन उसमें इससे बहुत ज़्यादा कुछ है और उसमें एक और ज़िद है उस कहानी में। जो ज़िद मुझे लगता है कि कई कहानियों में मैंने पढ़ी है, और वो ज़िद ये है कि वो जो उसमें जो एक बड़ी लड़की है, जो जाती है अपने बगल के किसी वीरान से पड़े हुए सरकारी दफ्तर में, वीरान से पड़े हुए, यानी पहले वो हवेली थी और अब शाम के बाद उसमें और बहुत ज़्यादा उसमें काम होता नहीं है, लेकिन उसमें जो वो जाती है हरियाली का आनंद उठाने, उसके एक सरकारी उद्यान में हरे भरे बगीचे में, तो ये हरियाली पर तो टिप्पणी है ही है, और उसके साथ हरियाली को किस नज़र से लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हरापन होने से लोग सांप का भय भी खाने लगते हैं, और किस किस तरह से मतलब उसका जो सरकारी माली है, उसके घास काटने का जो रिदम है और उसकी जो खुशबू है और उसका आनंद उठाने की जो बात है बढ़ते हुए बच्चों के साथ। तो अभी हाल में ये कहानी कथादेश जो आया संतोष चौबे जी के द्वारा संपादित, उसमें संग्रहित है, और उसमें बड़ी अच्छी टिप्पणी है इस कहानी पर भालचंद्र जोशी जी की। और उन्होंने बाकी तो बहुत अच्छा लिखा है, उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की, वो मैं कल पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन उन्होंने लिखा है कि पति त्यक्ता स्त्री। तो ये कहीं नहीं उस कहानी में दिखाया गया है कि वह पति त्यक्ता है, उसका क्या मैरिटल स्टेटस है ये कहीं नहीं दिखाया गया है, और ये उस कहानी की ज़िद है ना, कि वो मैटर नहीं करता। अच्छा, ये बात मैंने हिंदी पाठकीय प्रतिक्रिया में पहले भी देखी है। जैसे मेरी एक कहानी है समानांतर रेखाओं का आकर्षण, वो जब नई नई हंस में छपी थी, और जब मैं उस वक्त अमेरिका में रहती थी और जब मैं हिंदुस्तान आई थी और एक दिन पुस्तक मेले में घूम रही थी, तो नीलाभ अश्क जी मुझे मिले थे। बाद में उनसे बहुत आत्मीय भेंट हुई कई बार भूमिका जी के साथ, लेकिन ये उससे पहले, भूमिका से पहले की बात है। और ये भूमिका मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, उनकी भी बहुत सी अच्छी कहानियाँ हैं। एक मैंने दंगों पे पढ़ी है, मैं भूल गई थी, जो इतनी मार्मिक है, इतनी अच्छी। एक बूढ़े मुसलमान दंपति अपने ग्रैंड चाइल्ड को किस तरह प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं बचा पाते दंगे में, मतलब करुण रस की कहानी है वो। तो नीलाभ अश्क जी मुझे मिले थे मेले में बलवंत कौर जी के साथ, और उन्होंने बहुत मुस्कुरा कर, वो बीबीसी में थे, बहुत मुस्कुरा कर मुझसे ये कहा था कि देखिए, आपकी वो कहानी तो जो है शानदार या कम शानदार या ना शानदार, ये बाद की बात है। पहली बात तो ये है कि आप जिस लड़की का उसमें एक छात्रा का प्रेम दिखा रही हैं, वो दरअसल एक विवाहित स्त्री है। ये मुझे लगा कि ये कहानी में कहीं नहीं है। कहानी में एक छात्रा है जो पूरबिया मानसिकता की छात्रा है, जिसकी जो सोच की पृष्ठभूमि है, जो उस लड़की का मेरुदंड है, वो बावजूद इसके कि वो काफ़ी वेस्टर्नाइज्ड है, पाश्चात्य कला को खूब पसंद करती है, वो बहुत भारतीय है। और कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट इशू की बात, और हम फिर याद कर लें अल्बेर काम्यू को, उसमें उठाई गई है ना, कि वो मतलब कैजुअल सेक्स ही नहीं, कैजुअल लव कि सेडक्शन की इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद वो लड़की पाती है कि द गाय वाज सो कैजुअल अबाउट इट एंड शी इज़ हार्ट ब्रोकन। वो ये पाती है कि वो लड़का कितना उसके लिए, ये बिल्कुल वन नाइट स्टैंड वाली बात थी, तो उसके लिए नहीं थी लड़की के लिए, और कई बार लड़कियां ऐसी सरहदें पार कर जाती हैं। बहरहाल मैं ऐसी बहुत सी कहानियाँ जानती हूँ अपने निजी जीवन में भी। तो ये दो बातें मैं कहना चाहती थी जो भी स्त्री विमर्श से ताल्लुक़ रखती हैं। बाकी सारी बातों के बाद और उनके साथ साथ कमिटमेंट इशू हमारे समय का एक बहुत बड़ा इशू बन के, बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है। और आप कहेंगे कि मैं कहानी से कविता, कविता से कहानी कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत केवल कहिए कि खुल के बात कर रही हूँ, इसीलिए मैंने अपना विषय रखा था साहित्य के सरोकार। और हमारे समय के बहुत दिग्गज कुछ कवि, प्रयाग शुक्ल, अद्भुत कविताएं हैं, समय न था,
और अधूरी चीज़ें तमाम से, और भी कितना, यह जो हरा है, और भी कितनी उनकी कविताएं हैं जो मुझे बेहद पसंद है। उनकी कविता पढ़ने की जो लय है वो अपने आप में आकर्षक है, मोहित कर देने वाली। और अभी अभी उन्होंने कुछ रेखांकन भी शुरू किया है। अशोक वाजपेयी हमारे समय के एक स्तंभ हैं। वो न केवल कवि हैं बल्कि कलाओं के संरक्षक हैं। और मुझे भी रज़ा फाउंडेशन में कविता पाठ का मौका मिला है। अभी अशोक जी को सुना भी और पढ़ती रही हूँ। उनकी शहर अब भी संभावना है से लेकर तमाम कविताएं। एक कविता है पके हुए अमरूद की तरह धरती, ऐसा कुछ बेहद खूबसूरत काव्यात्मक अभिव्यक्ति। अब कितना कहें हम, उदयन वाजपेयी जी भी मुझे बहुत पसंद हैं बतौर कवि। कहानियाँ उनकी कम पढ़ी हैं लेकिन उनकी कुछ गद्य कविताएं भी बहुत सुंदर हैं और पद्य कविताएं भी बहुत सुंदर हैं। लीलाधर जगुड़ी तो पद्मश्री हैं। ईश्वर की अध्यक्षता में एक बहुत खूबसूरत कविता मुझे उनकी लगती है। एक और कविता भी अभी पढ़ी कि आज मैंने ईश्वर से कहा, या आज मैंने तय किया कि अब मैं उदास नहीं होऊंगा, और इसको लेकर उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है जो अभी कोर्स में लगी है बिहार में स्कूल में। लीलाधर मंडलोई जी से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है, सिर्फ इसलिए नहीं लेकिन मुझे उनकी बहुत सी कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। मनवा बेपरवाह संग्रह की हमारी बहुत प्रिय हैं पूनम मौसी, बतौर इसलिए नहीं क्योंकि वो मौसी है मेरी, बतौर कवयित्री मुझे उनकी कविताएं बेहद पसंद है। जिस तरह से उन्होंने समय पर अनेकों कविताएं लिखी हैं अत्यधिक सुंदर। और एक सुलगती ईंटों का धुआं जो है उनकी कृति अद्भुत है। और रेजानी पानी उनका एक कविता संग्रह है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसकी अनेकों कविताएं शानदार हैं। अब इस तरह से अनेक संतोष चौबे जी का मैंने नाम लिया जो खुद बहुत बड़े सक्षम कवि हैं। कई उनकी कविताएं हैं जो बहुत छू लेने वाली हैं। और एक नाम मैं मध्य प्रदेश से और लेना चाहती हूँ। शरद कोकास जी की अंतरिक्ष पे बहुत सी कविताएं हैं। अंतरिक्ष में दे भी, और अंतरिक्ष यानी केवल स्पेस पे, और उससे बहुत कुछ प्रतिध्वनित होता है इस पृथ्वी के बारे में। तो वो मतलब मुझे अच्छी लगी नए लोगों में। और बहुत तेज़ी से नाम कमा रही हैं रश्मि भारद्वाज जी। मैंने अपनी माँ को जन्म दिया, उनके नवीनतम कविता संग्रह का नाम है। आकर्षित करने वाली उनकी कविताएं हैं। और एक अतिरिक्त के लिए पहला कविता संग्रह। एक नाम मैं और लेना चाहूँगी, प्रांजल राय, जो भी अच्छा लिखते हैं, थोड़ा जटिल लिखते हैं, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं लेकिन अच्छा लिखते हैं। और एक दिलचस्प बात इससे पहले कि राकेश बिहारी और कविता बहुत चर्चित कथाकार आलोचक भी बहुत अच्छे कवि हैं। तो दोस्तों अभी मैं इतना ही कहती हूँ। उपन्यास पर 3 उपन्यासों की मुझे और बात करनी है, कभी और मिलते हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।